गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक ठाक, बढ़िया। ओके, तो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। पिछले लेक्चर में हमने किया था SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म, कंडीशंस, ग्राफ। आज हम पढ़ेंगे SN2 का मैकेनिज्म, कंडीशन एंड ग्राफ के बारे में, और साथ में हम पढ़ेंगे SNI के बारे में भी। ठीक है, ओके। तो टॉपिक हमारा है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो फुल फॉर्म हम इसके लिख चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में, दैट वाज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, यानी कि दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे टू मेक द प्रोडक्ट, और जो रेट लो होगा उस रेट लो में भी वो दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे ही कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होगा। तो टू नो दैट लेट अस राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। ओके, तो बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। हमारे पास प्रेजेंट है Rx, इसमें R कोई कार्बन की चेन है, और उस कार्बन की चेन में जो कार्बन है विच इज बॉन्डेड टू हेलोजन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, और X हेलोजन है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज हेलोजन पे आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज R पे आएगा। हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जिस पे प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज वन रिएक्टेंट, दिस इज अदर रिएक्टेंट। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दी R एंड X और R का बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो इनके बीच बॉन्ड फॉर्म होगा और इन दोनों के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड व्हेन इट हैपन्स वी गेट ए ट्रांजिशन स्टेट, एंड इन दिस ट्रांजिशन स्टेट we are showing bond forming between nucleophile and R, and we are also showing bond breaking between R and X. अब ध्यान दे, इस पूरे पे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव का है, तो यहां पर भी ओवरऑल चार्ज नेगेटिव का ही होगा। ठीक है, कैसे होगा? X पे पार्शियल नेगेटिव, R पे पार्शियल पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल पे पार्शियल नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज कम्स आउट टू बी नेगेटिव। एक बात ध्यान रखनी है, अगर स्टार्टिंग नेगेटिव से की है तो एंड भी नेगेटिव पे होगा, और मिडल में भी नेगेटिव ही आएगा, तो पूरा सिस्टम नेगेटिवली चार्ज ही चलेगा। ठीक है, अब ये पार्ट में बॉन्ड फॉर्मिंग है और इस पार्ट में बॉन्ड ब्रेकिंग है, एंड जब बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है तो हमें मिलता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके, नाउ अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लो लिखता हूं तो रेट लो क्या बनेगा? दैट विल बी रेट इज इक्वल टू K, वेयर K इज रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ Rx एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एंड दिस कंप्लीट स्टेप इज द स्लो स्टेप, और बेसिकली इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्योंकि पूरी रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। तो SN2 मैकेनिज्म अकर्स बाय कंसर्टेड स्टेप, यानी कि सिंगल स्टेप में ही पूरी रिएक्शन हो जाती है हमारे पास। अब एक और बात ध्यान देनी है कि R के राइट हैंड साइड पे X लगा हुआ था इन दी रिएक्टेंट साइड। अब इन दी प्रोडक्ट साइड R के लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये X है, तो X फ्रंट गेट से गया और न्यूक्लियोफाइल बैक गेट से आ गया, तो यहां पे क्या होगा? इन्वर्जन होगा। तो देयर विल बी इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, कि फ्रंट साइड से X गया, बैक साइड से R आ गया, तो देयर विल बी कंप्लीट इन्वर्जन। तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड वाया इन्वर्जन। इन्वर्जन क्लियर सभी को बातें वाली? ओके ओके, अब जरा बात कर लेते हैं इसमें सोलवेंट की, कि सोलवेंट हम कौन सा यूज करेंगे यहां पे। ओके, नेगेटिव चार्ज हमारा अपीयर हो रहा है इन दी ट्रांजिशन स्टेट, तो इस स्टेट को स्टेबलाइज करना पड़ता है हमें, है कि नहीं? तो क्योंकि चार्ज अपीयर हो रहा है, तो चार्ज अगर अपीयर होता है तो वो चार्ज स्टेबल होगा बाय सम चार्ज्ड सोलवेंट। तो चार्ज्ड सोलवेंट का मतलब है पोलर सोलवेंट।
तो हम यूज करेंगे यहां पे पोलर सॉल्वेंट। एंड पोलर सॉल्वेंट में भी स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को। एप्रोटिक का मतलब होता है कि ऐसे सॉल्वेंट जिसमें H इन्वॉल्व ना हो, जैसे कि वाटर नहीं होगा, अल्कोहल नहीं होगा। कौन से होंगे? ईथर हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, DMSO हो सकता है। एग्जाम्पल लिखूंगा मैं DMSO का। DMSO का पूरा नाम क्या है? लेट मी राइट इट हियर। इसका पूरा नाम है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। स्ट्रक्चर क्या है इसका? ध्यान देंगे, सल्फर, ये हुए डाई मिथाइल और ये ऑक्साइड। दिस इज DMSO, दिस इज ए पोलर सॉल्वेंट। तो ये पोलर सॉल्वेंट पोलर स्पीसीज को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। क्लियर टू ऑल? ओके, नोट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो चलिए बच्चे जरा इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं हम एक बार। तो बहुत सिंपल है, एनर्जी एंड इन दिस हियर वी हैव रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट पास होगा प्रोडक्ट में और यहां पे हमारे पास बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, रिएक्टेंट कैसा दिखेगा? रिएक्टेंट हमारे पास कुछ इस तरह के दिखेंगे। देन इट पासिस टू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास कुछ इस तरह की ऑब्जर्व होगी हमें। दिस इज आवर ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस विल हैव हाई एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग भी है, बॉन्ड फॉर्मिंग भी है। एंड व्हेन इट पासिस टू प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट। दिस इज द प्रोडक्ट वी हैव। क्लियर सभी को बात ये वाली? तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, ओके, नोट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं कि हम अगर हमारे पास डिफरेंट डिग्री के कार्बन है तो किस डिग्री के कार्बन में सबसे फास्ट रिएक्शन होगी। क्लियर, नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो रिएक्शन की स्पीड डिफरेंट रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमने अभी देखा कि SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड से अटैक होता है। तो क्योंकि जो लीविंग ग्रुप है, जो हेलोजन है, वो अगर फ्रंट डोर से बाहर गया है तो जो न्यूक्लियोफाइल है, जो एंटरिंग ग्रुप है, वो बैक डोर से आया। तो बैक डोर से एंट्री हुई, फ्रंट डोर से एग्जिट हो गया, तो इसे बोलेंगे बैक साइड अटैक। तो इन SN2 मैकेनिज्म वी हैव बैक साइड अटैक। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि लीविंग ग्रुप के जाने से पहले ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एंड लिविंग ग्रुप लीव्स। SN1 रिएक्शन में इसका उल्टा होता है। SN1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप पहले ही बाहर निकल जाता है, फिर न्यूक्लियोफाइल के पास चांसेस है, चाहे वो फ्रंट से आए चाहे वो बैक से आए। ठीक है, तो जब अटैक बैक साइड से होगा तो हमारे पास कुछ स्पेस होना चाहिए ना वहां पे, ताकि वो अटैक कर सके। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये है मेरे पास एक कंपाउंड लाइक दैट। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अगर ये साइड फ्रंट है तो ये साइड बैक होगी। दिस इज बैक साइड, है कि नहीं? अब इस बैक साइड में अगर स्पेस होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करके एक्स को बाहर निकाल पाएगा ना। तो यहां पर हम बात करते हैं स्पेस की। अब क्योंकि ये जो एटम्स है हाइड्रोजन के बहुत छोटे हैं, तो एक काफी ज्यादा कैविटी, काफी ज्यादा स्पेस हमें देखने को मिलता है यहां पे। यही अगर मैं हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल ग्रुप्स प्लेस कर देता हूं तो अब इसका साइज जो है काफी बड़ा हो गया। अब जो स्पेस है वो कम हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में डिफिकल्टी होगी यहां पे। इस चीज को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो व्हेनेवर
a reactant molecule possess steric hindrance for the nucleophile, the reaction becomes slow. ठीक है, तो मेन बात निकल के हमारे सामने ये आती है कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी स्लो हो जाएगा। समझ गए बात ये वाली। और स्टेरिक हिंड्रेंस किसके कारण आती है? बल्की ग्रुप्स के कारण। तो बल्की ग्रुप्स, बल्की मतलब होता है बड़ा, लार्ज, तो बल्की ग्रुप्स वी कैन से शोज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बाय लुकिंग एट दिस पार्ट, अब अगर मैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर लिखना चाहूं तो वो क्या बनेगा वो देखेंगे। सबसे पहले आप जरा ये नोट कर लेंगे। अच्छा, एक और बात ध्यान देनी है, ये क्राइटेरिया तो है ही हिंड्रेंस का, साथ ही साथ एक और क्राइटेरिया हमारे सामने आता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। SN2 रिएक्शन उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है, नोट कर लेंगे ये। तो चलिए बच्चे, अब जरा लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन। तो हमने अभी देखा कि क्राउडेडनेस, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो SN2 में रिएक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो जिसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होंगी दैट विल बी मोर रिएक्टिव। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा सबसे पहले मिथाइल हैलाइड। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ दैट इज CH3X, इसमें तीनों बॉन्ड H के साथ है। H काफ़ी स्मॉल एटम होता है तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है, इसमें ओपन जगह है, ओपन स्पेस, ताकि न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक कर सके। ओके, मिथाइल के बाद हमारे पास आते हैं प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड के बाद हमारे पास आते हैं सेकेंडरी हैलाइड, और सेकेंडरी हैलाइड के बाद हमारे पास आते हैं टर्शरी हैलाइड। ठीक है, जितनी कम बल्कीनेस उतना ज्यादा रिएक्टिविटी। ऑल्सो अगर मैं प्राइमरी हैलाइड की बात करता हूं तो प्राइमरी हैलाइड में सबसे पहले हमारे पास आता है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड के बाद हमारे पास आएगा एलाइल क्लोराइड या एलाइल हैलाइड। मैं अभी क्लोराइड लिख रहा हूं यहां पे, बट इसकी जगह पे हम हैलाइड भी लिख सकते हैं। एंड देन हमारे पास एल्काइल हैलाइड आ जाएगा। सो दिस इज इन केस ऑफ प्राइमरी हैलाइड्स रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, समझ गए बात ये वाली। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन क्राउडिंग। एक और इफेक्टिव चीज हम यहां पे पढ़ेंगे जो अफेक्ट करती है SN2 में रिएक्टिविटी को। ठीक है, वो भी देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे एक बार ऑर्डर को जरा। ओके बच्चों, तो क्राउडिंग के अलावा एक और चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी या फास्ट रिएक्टिविटी के लिए, और वो है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना। कैसे? मैं एक बार रिएक्शन फिर लिख देता हूं। तो मेरे पास है न्यूक्लियोफाइल Nu नेगेटिव प्लस मेरे पास है Rx। ठीक है, वी फॉर्म ए ट्रांजिशन स्टेट हियर, और इस ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास आता है नेगेटिव चार्ज। एंड इसी ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना काम है सोलवेंट का, कि जितनी ज्यादा स्टेबलाइज ये TS होगी उतना ग्राफ हमारा लो होगा। जो हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था, आई थिंक याद होगा आपको, कुछ ऐसा ग्राफ डिस्कस किया था हमने, थोड़ी देर पहले ही किया था। ये TS है और ये एनर्जी है TS की। अब अगर ये TS स्टेबल होगा तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, और जितना ये ग्राफ नीचे आएगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी रिएक्शन की। तो इस TS की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सोलवेंट। और सोलवेंट होने के साथ साथ हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा लगा हुआ है जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर देता है तो SN2 में रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है। और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये दो तरह के हो सकते हैं,
एक ऐसा ग्रुप हो जो कि रेजोनेंस कर सके। रेजोनेंस करने से क्या होता है, चार्ज फैल जाता है, और जब चार्ज फैल जाता है तो उस चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाती है, और जब चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो वो न्यूट्रलिटी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर मुझे चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो मुझे उस चार्ज को न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो रेजोनेंस करने से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज डीलोकलाइज होता है, एंड बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट लगा होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से भी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए जिसकी वजह से ये टीएस स्टेबल होगा। ये टीएस स्टेबल होगा तो ये जो हाइट है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से रिएक्टिविटी हमारी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से जो बेंजाइल क्लोराइड है या बेंजाइल हैलाइड है स्पेसिफिकली, वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में ध्यान रखे बल्किनेस कम होती है, फिर भी ये लेस रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। देखो ये है बेंजाइल हैलाइड और ये हमारे पास है एल्काइल हैलाइड। ये sp2 sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, बट यहाँ पे ध्यान दे कितना बल्की ग्रुप है, और ये छोटा सा ग्रुप है। यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 कार्बन से जो ग्रुप बनेगा वो बल्की होगा। अब अगर ये बल्की है तो अगर मैं सिर्फ बल्कीनेस को, स्टेरिक हिंड्रेंस को ही एक मेन रीजन मानता हूं तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ये हमारा ऑर्डर बनता है। इस ऑर्डर का होने का कारण क्या है, ये पार्ट, क्योंकि बेंजीन के पास क्या कैपेबिलिटी है, रेजोनेंस करने की, और जब बेंजीन रेजोनेंस करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है, और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है। और यही सेम इफेक्ट हम देख पाते हैं एल्काइल हैलाइड के केस में भी। तो एल्काइल हैलाइड में यहां पर क्या होती है, बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो होता है, टीएस स्टेबलाइज होती है, एनर्जी कम हो जाती है, रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है। दैट इज वाई वी हैव रिटन द ऑर्डर दैट वी हैव रिटन बिफोर। क्लियर और नॉट, समझ के बात वाली ना। तो दो फैक्टर्स है, पहला फैक्टर कौन सा है, क्राउडेडनेस, स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा फैक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना। और सोलवेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, बेसिकली सोलवेंट तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो क्राउडेडनेस साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना, ये दो चीजें हैं जो कि टीएस को स्टेबलाइज करती है। टीएस स्टेबलाइज होगी, एनर्जी कम होगी, रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। क्लियर, नोट कर लेंगे इस चीज को। तो चलिए बच्चों जरा बात करते हैं SNI रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो SNI की फुल फॉर्म हम लिख चुके थे लास्ट लेक्चर में, S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक, I इंटरनल। तो इंटरनली ही एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा जो कि लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ओके, बहुत सिंपल है इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म में हम एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन देखेंगे, और वो कौन सी है ये हम लिख चुके हैं रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। हमने ये किया था प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स में भी। तो ROH इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2, व्हाट डिड वी गेट, वी गेट RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये रिएक्शन प्रोसीड होती है SNI मैकेनिज्म से। कैसे होती है वो देखते हैं। ठीक है, जरा ध्यान देंगे बहुत केयरफुली। तो ROH, O पे है लोन पेयर, SOCl2, S डबल बॉन्ड O, Cl। व्हाट विल हैपन, अटैक होगा पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर का सल्फर पे। ठीक है, एंड यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें दो बॉन्ड है, सिग्मा और पाई। पाई वीक होता है तो पाई बॉन्ड पहले ब्रेक होगा।
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक दिस, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये लोन पेयर नीचे शिफ्ट होंगे, Cl को बाहर निकाल दिया जाएगा। देख पा रहे हैं बात ये वाली, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एंड आई विल गेट दिस स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, S डबल बॉन्ड O Cl, और Cl नेगेटिव बाहर रहेगा प्रेजेंट। देन ये Cl नेगेटिव H को ले लेगा, ये O के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सब देख पा रहे हैं बातों वाली? ओके, वेरी गुड। एंड व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट ROS डबल बॉन्ड O Cl प्लस HCl। नाउ अब हमारा रोल आएगा SNI का। अब क्या होगा कि जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन का बॉन्ड फ्रंट साइड से R पे अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और जो शिफ्ट हो जाएगा हमारा किसकी तरफ, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। एंड दिस स्ट्रक्चर विल बी ऑब्टेन्ड, या दिस थिंग विल बी ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे जो स्टेप हुआ है, ये स्टेप SNI स्टेप है। इसमें अटैक जो है वो फ्रंट साइड से हुआ है। ये कुछ ऐसा है कि कोई दुश्मन है मेरा, ठीक है, दुश्मन आया, दोस्त बनने का नाटक कर रहा है मेरे साथ, वो उसने मेरे से हाथ मिलाया और हाथ मिला के मेरे पेट में चाकू डाल दिया, चाकू घोंप दिया। तो फ्रंट से आया ना, वो फ्रंट से आया, फ्रंट से हाथ मिलाया और चाकू मार दिया फ्रंट से। तो ये हुआ फ्रंट साइड अटैक। सेम काम इसने किया। ये देखो, इन्होंने पहले हाथ मिला रखे, अब ये चाकू मार दिया और हाथ छुड़वा लिया अपना, समझे बात? तो ये है SNI अटैक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। सो दिस थिंग विल ऑब्टेन, तो दिस इज द SNI मैकेनिज्म, समझे बात ये वाली? इसमें अगर मैं सोलवेंट की बात करता हूं तो सोलवेंट जो हमारे पास यूज होगा वो होगा पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। ठीक है, इसमें एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व हुई है, तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो 1 है, तो यूनिमोलिकुलर है ये, ठीक है, ओके। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी? अटैक फ्रंट साइड से हुआ है तो यहां पे रिटेंशन रहेगा, सो टोटल रिटेंशन विल बी देयर। SN2 में होता है टोटल इन्वर्जन, SNI में है टोटल रिटेंशन, SN1 में अगर स्टेबल कार्बोकेटायन है तो 50% इन्वर्जन होगा, 50% रिटेंशन होगा, ठीक है। तो ये है हमारा SNI, टोटल रिटेंशन, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, फ्रंट साइड अटैक, हाथ पकड़ा, चाकू मारा, हाथ छुड़वा लिया। तो हाथ पकड़ा, चाकू मारा, हाथ छुड़वा लिया और बंदा मर गया। ये बंदा और उसके पेट में चाकू घुसा हुआ है, ठीक है, समझ गया बात सब ये वाली? ओके, SNI फॉर यू, नोट कर लेंगे। तो मुझे SNI में भी कंसर्टेड स्टेप होता है, एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, उसमें भी हमारे पास बनती है ट्रांजिशन स्टेट। तो ग्राफ चेक करते हैं, साथ ही साथ चेक करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट कौन सी बनेगी हमारे पास। तो पहले ग्राफ हम चेक कर लेते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस, एनर्जी, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इट विल पास थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट, TS जिसे मैं कह देता हूं। तो रिएक्टेंट क्या है इसमें? रिएक्टेंट हमारे पास है ये स्पीसीज ROS डबल बॉन्ड O एंड Cl, दिस इज आवर रिएक्टिंग स्पीसीज या रिएक्टेंट। पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ताकि मैं चार्ज इंडिकेट कर सकूं। TS क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये अटैक करता है ना यहाँ पे और ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे इस तरह से, सो देयर विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये डॉट का मतलब यहां बॉन्ड बन रहा है, इस डॉट का मतलब यहां बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इस डॉट का मतलब कि यहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज बॉन्ड फॉर्मिंग,
दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर फॉर्मिंग, दिस इज बॉन्ड फॉर्मिंग, ठीक है, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड दिस इज ऑल्सो बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, हमारे पास बनती है 1 2 3 4 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर्ड रिंग बनती है, उस 4 मेंबर्ड रिंग में हमारे पास बनती है ट्रांजिशन स्टेट इन SNI मैकेनिज्म। और अगर बात करता हूं मैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा उसे मैं यहां लिख देता हूं। तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा RCl प्लस SO2, दिस विल बी द प्रोडक्ट। समझ गए सब बात ये वाली? ओके, नोट कर लेंगे इस चीज को। ओके बच्चों, तो ये था हमारे पास SN2 SNI के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने SN1 के बारे में किया। अब एक सिंपल सी समरी लिख देते हैं, SN2 SN1 SNI में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमें सब कुछ अच्छे से समझ भी आ जाए। तो एक तरफ SN1 होगा, एक तरफ SN2 होगा और एक तरफ हमारे पास SNI होगा, ठीक है। SN2 में इंटरमीडिएट बनता है, कौन सा बनता है? कार्बोकैटायन। SN2 में बनती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। SNI में भी बनती है ट्रांजिशन स्टेट, TS, क्लियर। SN1 है यूनिमोलिक्यूलर, SN2 है बाईमोलिक्यूलर, SNI भी क्या है? यूनिमोलिक्यूलर, क्लियर। ओके, थर्ड, रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल। इसमें उल्टा होता है, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। यहां पर भी वही रहेगा क्योंकि अटैक हो रहा है, कंसर्टेड में अटैक हो रहा है, तो वहां पर भी ऑर्डर क्या रहेगा हमारा? SN2 वाला ही रहेगा, ठीक है। तो मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके, इन दिस केस वी कैन हैव रेसमिक मिक्सचर, मतलब I will be equal to R in some cases, not in all but in some cases. In this case we will have total inversion, in this case we will have total retention, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखनी है, इन मैनी केसेस I will be more than R। SN1 में इन्वर्जन रिटेंशन से ज्यादा होता है, ठीक है। और क्या रह गया हमारे पास? सोलवेंट, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, और यहां पर भी कौन सा होगा? पोलर एप्रोटिक, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास थे मेन डिफरेंस बिटवीन SN2 SN1 एंड SNI रिएक्शंस। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा, इससे अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, और साथ ही हम ये पढ़ेंगे कि इन्वर्जन रिटेंशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब हमें एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल दिया हो, ठीक है। ओके, तो ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।